अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आपके ना बुक में जोगी के अंदर लिखा हुआ है नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर और उसको मेंशन किया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कॉर्नियल हीलिंग अल्सर। तो वो आपका एक टॉपिक है, इट्स नॉट एंड ओनली कि ट्रीटमेंट है, ये एक टॉपिक है आपका। ये इंपॉर्टेंट एससीक्यूज भी है आपका, ठीक है। इसमें से एससीक्यूज आ जाता होता है, मतलब एक आया हुआ है। अच्छा, आप नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर देखें, हमने भी जो किया बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर हुआ था, उसके बाद हमने ये ट्रीटमेंट दी, सारी की सारी ट्रीटमेंट देने के बाद जो है ना वो ठीक हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो, ये हमने सारी ट्रीटमेंट दे दी है, ट्रीटमेंट देने के बाद भी जो है वो कॉर्नियल अल्सर जो है वो हील ना करे। अब वो हील क्यों नहीं कर रहा? अब ऐसा तो नहीं है जैसे अगर सपोज करें ये सब प्रॉब्लम थी, बैक्टीरिया हमने निकाल दे, रिमूव कर दे तो ठीक हो गया। लेकिन ऐसी क्यों, क्या कॉज थी जो कि परसिस्ट कर गई है, जिसकी वजह से जो है ना वो हील नहीं किया? अब आपके जहन में आनी चाहिए चीज़ें। सबसे पहली बात ये लोकल की अगर हम बात करें तो ये है आई, ये इसका कॉर्निया। कॉर्निया के इर्द गिर्द कोई इन्फेक्शन होगा तो उसकी जैसे जाहिर सी बात है, बार बार कॉन्स्टेंट इन्फेक्शन आ रहे हैं, हम बैक्टीरिया को बार बार रिमूव कर रहे हैं, वो बार बार सोर्स आ रहा है वहाँ से, तो इससे क्या होगा, हम कहते हैं डेक्रियोसिस्टाइटिस। और कौन सा डेक्रियोसिस्टाइटिस? क्रोनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस। आपको याद होगा हमने बात की थी, जब हमने पढ़ा था क्रोनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस में बात की थी कि कॉर्निया को बार बार इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंक्रीज जो है इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है ना वो बढ़ जाए। अब अंदर जो है ना प्रेशर बढ़ा हुआ है आई का बहुत ज़्यादा। अब क्या होगा कि प्रेशर ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, मैं जैसे लिख पाती हूँ, जैसे ये नीचे से है ना ये आई है, आई से पीछे ना ये कॉर्नर का परफोरेशन हो गई है, ठीक है। लेकिन पीछे जो प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है कि बार बार ऐसे ना फोर्स लगा रहा है। जब ये बार बार फोर्स लगाएगा, बार बार ऐसे फोर्स लगाएगा, मतलब ये जो अब पहले से कॉर्नर जो थी, पहले तो वो काफ़ी हेल्दी थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि उसकी जो ना एक लेयर दो लेयर ख़राब हो गई हैं असर की वजह से। तो उस वो वीक हो जाएगी, जब वीक हो जाएगी तो बार बार जब प्रेशर बढ़ेगा, बार प्रेशर बढ़ेगा तो वो उसको पुश करेगा। जब पुश करेगा तो वो जो हील हो रहा है वो हील नहीं होगा, बल्कि वो जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, वो और बल्जिंग की तरफ चला जाएगा। इसकी वजह से जो है ना इंट्राओक्यूलर प्रेशर की वजह से हील नहीं करता होता। इसके अलावा ट्रिकिएसिस लिखा हुआ है। अब ट्रिकिएसिस का पता है कि बार बार जो होती हैं आईलैशेस मुड़ी होती हैं, बार बार से इरिटेट कर देती हैं, बार बार इरिटेट कर देती हैं, जितना भी ठीक कर लें वो ठीक नहीं होगा। जब तक हम ट्रिकिएसिस को ठीक नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होगा। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिटेन फॉरेन बॉडी। अगर कोई फॉरेन बॉडी चली गई है पेशेंट के अंदर और वो बार बार आता है और वो कहता है कि मुझे भी तक ठीक नहीं, हम मुझे जितना मर्जी ट्रीट कर लें, अंदर फॉरेन बॉडी अगर रह रही है तो वो बार बार उसे इन्फेक्ट करेगी, बार बार जो है ना जो मतलब उसके अंदर फॉरेन बॉडी के साथ जो है ना बैक्टीरिया भी होते हैं, वो सोर्स बैक्टीरिया का भी होते हैं। इसके अलावा फॉरेन बॉडी, आपको सोचो कि फॉरेन बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है बार बार इन्फेक्शन तो होगा, वो ठीक तो नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि न्यूरो पैरालिटिक अल्सर की, मतलब अगर जो पैरालिसिस हो जाए, तो आपको पता है कि पैरालिसिस होने की वजह से हम जितना मर्ज़ी ठीक कर लें, जितना मर्ज़ी ठीक कर लें, आप जब जब वहाँ की सेंसेशन ही ख़राब हो गई है तो बार बार जो है ना वहाँ पे ऐसे प्रोड्यूस होगा। अगर हम बात करते हैं जनरल की, जनरल में आपके जहन में क्या आएगा? डायबिटीज़ मेलिटस पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जो है ना हील नहीं करती, उनकी हीलिंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होगा कि बॉडी की जो ग्रोथ होती है, नॉर्मल ग्रोथ होती है, चाहिए होती है, उसके जैसे विटामिन ए की जैसे जो है ना वो डेफिशिएंसी की जैसे ही हो जाता है। और बताया विटामिन ए की जैसे क्या होगा, जीरोसिस होगा। जीरोसिस जो है ना वो कंटिन्यूस क्या करता है कि कॉर्निया को ख़राब करता है, उसकी जैसे जो होता है वो कैटोमलेशिया वगैरह हर एक चीज़ हो सकती है। इसके अलावा मॉल न्यूट्रिशन हो जाती है। मॉल न्यूट्रिशन मतलब ये है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, उसको जो है ना न्यूट्रिशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि विटामिन ए नहीं आ रहा। विटामिन ए नहीं आ रहा तो फिर जो है ना आई जो है ना वो सही तरह से हील नहीं कर पाती अल्सर को। इसके अलावा आपको ये तो इम्पोर्टेंट है, एड्स तो पता ही है कि पूरी दुनिया जहाँ में एड्स जब होगा तो वो हील नहीं करेगा। ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर मैं बताऊँ कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपने याद रखना कि रिटेन फॉरेन बॉडी वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला, और न्यूरोपैलेटिक वाला, इंटरग्रल प्रेशर वाला, और ये वाला, ठीक है। मेनली जो है ना वो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ऐसा जो नॉन हील कर रहा है, अब वो हील नहीं कर रहा था, हमारे जो जनरल मेयर्स हमने किए थे, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह एंटीबैक्टीरिया वगैरह किए थे, अब हम ऐसा क्या करेंगे कि इसके लिए हमने ऐसा क्या करना, ट्रीटमेंट हमने क्या करनी है। तो आप नॉन हीलिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हम आप नोट कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने वही करनी है। अब कौन कौन सी कॉटरी कर देनी है, ठीक है। आपको पता है कोई भी चीज़ हील नहीं करती तो हम उसे कॉटरी कर देती हैं, उसको जो है ना जोड़ देते होते हैं, कॉटराइज कर। जो कॉटरी होगी वो हम कौन से करेंगे, वो करेंगे केमिकल कॉटरी करेंगे, ठीक है। और ये ऐसे एंटीसेप्टिक भी होती है क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह अगर हैं बार बार हो रहे हैं तो उसको भी ठीक कर लेती होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी होते हैं आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक होता है प्योर कार्बोलिक एसिड यूज़ कर सकती हैं आप इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है ना सेकंड जो करेंगे हम ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड हो गया, ठीक है। 10 to 20% कर देते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रख लें। थर्ड है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इसमें ट्रीटमेंट तो ये कर ली कि हमने कॉटरी कर ली उसकी, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखनी, केमिकल जो कॉटरी होती है ये हम कर देते हैं जब वो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर जो है ना वो हील ना हो रहा हो, ठीक है, तब करते होते हैं मेनली।
सेकंड बात कर देते हैं पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस क्या होता है, इसका वर्ड का मीनिंग भी आपको आना चाहिए। ये बात करें तो ये कॉर्निया है, कॉर्निया के यहाँ से जो है ना हम एक लेंगे छोटा सा, ठीक है। लेने के बाद हमने इसे होल्ड करना है, यहाँ पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने से क्या होगा कि जो इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ा होता है आई के अंदर, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो ठीक ना हो रहा, तो इससे जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, या फिर कोई पस वगैरह है तो हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं पैरासेंटेसिस ओपनिंग करते हैं इन द लोअर टेम्पोरल क्वाड्रेंट, लोअर टेम्पोरल क्वाड्रेंट में जो हम ओपनिंग करते होते हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड चीज़ आएगी कि कंजक्टिवल फ्लैप होता है। कंजक्टिवल फ्लैप क्या होता है कि अगर कोई कॉर्नियल अल्सर है और वो हील ना हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, हाँ, एक और बात की पैरासेंटेसिस करने से ना एक तो ये ही इसे ड्रेन हो जाएगा। ड्रेन होने के बाद सेकंड चीज़ याद रखनी है कि जब है ना ड्रेन होगा तो जो भी, अगर सपोज यहाँ पे अल्सर है, यहाँ पे अल्सर है, ठीक है, हमने होल्ड कर लिया है, तो जो पीछे से एक्वस है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्रेन होगा तो क्या होगा कि वो न्यू वाला आएगा, नया नया ड्रेन होता रहेगा, नया नया जो है ना वो पीछे से एक्वस आएगा, उसकी वजह से जो है ना वो अच्छी न्यूट्रिशन भी मिलेगी इसको। सेकंड में बताया कंजक्टिवा फ्लैप क्या होता है। सपोज करें यहाँ पे कॉर्निया का सपोज में अल्सर है, यहाँ पे अल्सर है, तो हमें क्या किया, हमें यहाँ पे कंजक्टिवा उठा लिया, उठा के इसको फ्लैप को उठा के ऐसे इसके ऊपर रख दिया है। जैसे रखेंगे क्योंकि कॉर्निया के ऊपर जो कंजक्टिवा के जो ऊपर होती है वो ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, तो वो हीलिंग प्रोवाइड करेंगी, जल्दी हील करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फोर्थ चीज़ आती है थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी आती है। अब मैं ये बता रही थी कि केराटोप्लास्टी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा ऑपरेट है जिसे हम कहते हैं कि हम जो कॉर्निया है, कॉर्निया को रिमूव करेंगे, पूरी की पूरी परफोरेशन हो गई है, परफोरेशन हो गई तो हमें क्या करना है कि इस पार्ट के ऊपर किसी और को कॉर्निया लेके उसमें रख देना होता है, उसे हम कहते हैं केराटोप्लास्टी। केराटोप्लास्टी होती है, हमें करनी होती है थेराप्यूटिक, मतलब हम ठीक करने के लिए करते होते हैं। प्लास्टिक जो होती है वो फुल थिकनेस होती है। फुल थिकनेस मतलब ये है कि फुल थिक जो है ना वो फुल थिकनेस ख़राब हो गई तो मतलब फुल थिकनेस में कॉर्निया जो है ना वो रिमूव लगा देना होता है। फुल थिकनेस हम कहते हैं, पेनिट्रेटिंग भी कहते हैं, हम ये नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लेंगे पेनिट्रेटिंग भी से कहते हैं। सेकंड जो होती है वो होती है पार्शियल होती है। पार्शियल मतलब ये है कि उसमें कुछ लेयर्स जो एक्सपोज करेंगे, ऊपर की जो लेयर्स है वो ख़राब हुई हैं तो हम उसी लेयर्स को ही, उसका डिफेक्ट जो ना वहाँ पे हम रिमूव करके जो नया कॉर्निया वो लगा देंगे, और इसको हम पार्शियल भी कहते हैं और इसके सुपरफिशियल भी कह रहे होते हैं, और सॉरी लेमिलर भी कह रहे होते हैं। लेमिलर का मतलब सिर्फ ऐसे कुछ लेमिलर जो ना हम रिमूव करते होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है आपकी बुक में वो लिखा हुआ है टार्सोडेफी वाला। टार्सोडेफी का मतलब मैं पहले समझा चुकी हूँ कि टार्सोडेफी में क्या होता है कि जो ये आई है, सपोज करें ये आई है, ठीक है, और ऐसा कुछ हो गया जो कि अब कॉर्निया ख्याल जो अल्सर है वो ठीक नहीं हो रहा, जो मर्जी हम कर ले हमसे ठीक नहीं हो पा रहा। हमने करना है कि यहाँ से आई को सी देना, यहाँ से आई को सी देना। सीने से क्या होगा, आई छोटी हो जाएगी, छोटी होने से क्या हो जाएगा कि वो एक्सपोयर नहीं होगा। और ये कब करते हैं, जब एक्सपोयर केराटोपैथी हो या फिर जो है ना न्यूरोपैरालिटिक अल्सर हो जाए जिसके अंदर हम कोई ट्रीट ना कर सकें, हम उसकी कॉज को ट्रीट ना कर पाएँ, तो फिर हम आइज़ को क्लोज कर देते हैं ताकि एक्सपोयर ना हो, ताकि आई जो बची रहे वो। जैसे इसकी बात करें तो ना हमने ट्रीट करना है अंडरलाइन कॉज, कोई भी कॉज जिसके साथ अंडरलाई कर रही है उसको हमने ट्रीट कर लिया। जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया तो इसके अलावा हम जो शुगर कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए जो भी ट्रीट होती है उसे अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करते हैं। ये हमारे सिम्प्टोमेटिक या फिर जो नॉन हीलिंग अल्सर था हमने उसकी ट्रीटमेंट कर ली है। बुक में दिया हुआ है कॉर्नियल एब्सेस, उसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, वो भी ऐसे ही है जैसे सपोज करें कॉर्निया है, कॉर्निया में ऐसे कोई जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे चले गए हैं कि उन्होंने कॉर्निया के स्ट्रोमा के अंदर जो है ना पस प्रोड्यूस कर दी। सपोज करें ये कॉर्निया थी, ठीक है, ये कॉर्निया है, कॉर्निया की ऊपर एपिथेलियम थी, फिर जो दरमियान थी ये स्ट्रोमा था। स्ट्रोमा के अंदर कोई इस तरह के पस प्रोड्यूस हो गया, इस तरह से गोल गोल सा, कि जिसकी वजह से हम उसे पस को अब ठीक करना है। अब ये बात याद रखनी है कि मैंने आपको बताया था 3 ऐसे ऑर्गेनिज्म होती हैं जो कि बगैर एपिथेलियम को मतलब ख़राब किए वो इंटैक्ट एपिथेलियम से पास गुजर जाते हैं, गुजर के यहाँ पे जो है ना वो एब्सेस प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से होते हैं, कॉनिफेक्टिव डिप्थीरिया, नेज़रिया गुलेरिया और नेज़रिया मेनिनजाइटिस। और अब यहाँ पे एब्सेस प्रोड्यूस कर दिया उसने। अब हम जब फ्लोरेसिन का स्टेन डालेंगे, जैसे हमने अल्सर में किया था, हमें फ्लोरेसिन डालेंगे सपोज करें, तो फ्लोरेसिन तब पॉजिटिव होगा ना जब जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई डिफेक्ट होगा, लेकिन इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एब्सेस नज़र आ रहा है हमें स्ट्रोमा के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये है कॉर्नियल एब्सेस जो कि इन बैक्टीरिया से हुए हैं। इसमें हमने क्या ट्रीट करना है, कैसे हम ट्रीट करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट कहीं 1-2 लिखी हुई है कि एक हम करेंगे एवाक्यूएशन। एवाक्यूएशन मतलब ये है जब भी कोई पस होता है बॉडी के अंदर, पस प्रोड्यूसिंग एब्सेस होता है, उसको हमने एवाक्यूएट करना होता है, उसको हमने निकालना होता है। हमने क्या करेंगे, हम लेंगे एब्सेस प्रोड्यूस हो गया है, हम नीडल लेंगे, नीडल लेके तो हमने उसको बाहर निकाल देना है, उसको पस को रिमूव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम एंटीबायोटिक वगैरह ट्रीटमेंट देंगे ताकि जो है ना वो हमने जो सुराख किया वो भी ठीक हो जाए। उसके बाद होती है कॉर्टी, तो हम कार्बोलिक एसिड से ना इसकी कॉर्टी भी कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट देखे मैं इसकी, ये बस इतने से हैं कि आप इसको याद कर लें। MCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर इस तरह से मेनली बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है तो ये आप याद कर लें इसको।